पूछेंगे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के हवाले से। अब से थोड़ी ही देर पहले पंजाब में नून लीग ने अपनी अक्सरियत साबित कर दी है, लेकिन उससे पहले पंजाब असेंबली को ताले लगा के, खारदार तारे लगा के जिस तरह से बंद कर दिया गया, मरकज के बाद पंजाब में भी जो एक सियासी सोनामी, एक सियासी हैजान जो बर्पा हुआ है, उसके नतीजे में नून लीग ने वज़ारत आला पंजाब के लिए अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए एक लाहौर के मकामी होटल में इजलास बुला लिया, जहां पर अब से कुछ देर पहले की जो इतलात सामने आई हैं कि हमजा शहबाज ने 199 वोटों की जो है अक्सरियत साबित कर दी है और हमजा शहबाज इस निजी होटल में होने वाले एक गैर रस्मी इजलास के नतीजे में वज़ारत आला पंजाब के लिए मजबूत तौर पे सामने आ चुके हैं। बुनियादी सवाल यह है कि पंजाब असेंबली को जो बंद कर दिया गया है, क्या वो गैर आईनी है या आईनी है, ये सवाल तो अपनी जगह पे, लेकिन अगर पंजाब असेंबली अवेलेबल ना हो तो उसकी जगह पर किसी और जगह पे इजलास होने वाला, उसकी लीगैलिटी क्या है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है, और वहां पर मुंतखब होने वाले हमजा शहबाज के इस जो इजलास है और जो उनको वोट मिले हैं और जो वज़ारत आला के लिए वो मुंतखब हुए हैं, इसकी लीगैलिटी, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या होगी, ये बड़ा अहम सवाल है। और दूसरा, जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के दरमियान पंजाब ने एक नया तनाज़ा जन्म ले लिया। स्पीकर साहब ने पंजाब असेंबली को ताले लगा के बंद करवा दिया, इजलास 16 अप्रैल तक मुलतवी करवा दिया। अपोजिशन ने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस काफ लीग के पास नंबर्स नहीं है, इसलिए वो वहां पे टाइम बाय कर रहे हैं। लेकिन कल रातों रात अचानक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी, उन्होंने आज 6 अप्रैल के लिए इजलास तलब कर लिया था और उसी के नतीजे में नून लीग ने, चूंकि पंजाब असेंबली को ताले लगा के बंद कर दिया गया था, तो एक मकामी होटल में अपने इत्तेहादियों की अक्सरियत शो करके ये इजलास मुनक्किद करवाया। तो इस इजलास की आईनी और कानूनी हैसियत क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में भी पंजाब का ये सारा मामला पहुंचा हुआ है मरकज के साथ साथ। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि जी हम कल देखेंगे कि पंजाब के मामले का क्या करना है, हम ही इसका फैसला सुनाएं या इसको लाहौर हाई कोर्ट रेफर कर दिया जाए। दूसरी जानिब जो मरकज में कौमी असेंबली का मामला है वो भी अभी तक लटका हुआ है। रोजाना समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, अब कल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है। सो अब देखना यह होगा कि कौमी असेंबली की कंडीशन क्या होगी, वहां की सिचुएशन क्या होगी, कि असेंबली बहाल हो सकेगी, नहीं हो सकेगी। इस सारे के सारे मौजूदा जो बहरान है, संगीन तरीन आईनी सियासी बहरान है, इसका हल कैसे निकलेगा और आइंदा क्या कौमी असेंबली की बहाली या फौरन से इलेक्शन में जाना, ये इन तमाम जो मौजूदा सियासी हालात हैं इनका हल है। इसी हवाले से प्रोग्राम में आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे पास बड़ा जबरदस्त पैनल मौजूद है, बहुत काबिल एहतराम शख्सियात मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन करेंगे खेलदास कोहस्तानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करेंगी शैला रजा साहिबा, और मेरे साथ होंगे सीनियर सहाफी और तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहबी। लेकिन पहले पंजाब की सूरत हाल पर चूंकि हमने बात करनी है, तो एडवोकेट जनरल पंजाब एडवोकेट अहमद अवैस साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, एडवोकेट अहमद अवैस साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सर, ये फरमा दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आपने जो पंजाब असेंबली का इजलास बुलवाया जाना था, जो मुनक्किद किया जाना था, उसके हवाले से आपने क्या फरमाया था, और ये जो आज इजलास होना था, जो डिप्टी स्पीकर ने एक रात के नोटिफिकेशन जारी किया, फिर स्पीकर ने डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात वापस ले लिए, पंजाब असेंबली को ताले लग गए, उसके नतीजे में नून लीग ने अपने इत्तेहादियों के साथ एक मकामी होटल में इजलास कर लिया। इस सारी सिचुएशन की, और खासतौर पर ये जो इजलास अभी हो चुका है और हमजा शहबाज जो उस इजलास में अपने वोटों की अक्सरियत से उनका क्लेम है कि हम वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं, बन गए हैं, इसकी लीगैलिटी, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है? ये तमाम अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, इसमें इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत नहीं है और ये इजलास इस तरीके से नहीं बुलाया जा सकता। ये एक ऐसा लगता है कि सोचे समझे मंसूबे के तहत एक एनार्की फैलाई जा रही है। ये बड़ी डेंजरस और खतरनाक खेल है जो खेला जा रहा है, इस तरह नहीं हुआ करता। एक इजलास जो है वो बुलाया गया था, वो 3 तारीख को वहां पे 3 अप्रैल को जिस दिन ये वोटिंग होनी थी, तो इनसाइड द हाउस एक आपस में इनका झगड़ा हो गया और वहां पे
خواتین ممبر الجھ پڑی کہ بہت زیادہ ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا، مار پٹائی ہوئی، ایک دوسرے کے کپڑے پھٹ گئے اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ ہوا. اس میں مرد جو کچھ ممبر تھے وہ بھی شامل ہوئے، جس کے آپ نے اور توڑ پھوڑ ہوئی ایک بڑے یعنی ان سائڈ دی ہاؤس جو ہے فرنیچر کا اور کافی نقصان پہنچا. یہ تو فیکچوئل پوزیشن ہے. اب یہ غالباً مختلف ٹی وی چینلز نے یہ اپنے اس کی رپورٹنگ بھی کی ہے. اب ایسی صورت میں جو اسپیکر ڈپٹی اسپیکر جو ہاؤس کو پریزائڈ کر رہا تھا اس کے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی اور یہ اس کی اتھارٹی میں شامل ہے کہ وہ ایڈجنٹ کر سکتا ہے. وہ 6 تاریخ کے لیے ایڈجنٹ کر دیا اس نے. اب وہ اس کے بعد 16 کے لیے 16 تاریخ کے لیے پہلے جو 3 تاریخ کو 3 سے 6 کے لیے ہوا تھا نا جی. اور اس کے بعد یہ وہاں پہ کیونکہ نقصان اتنا ہوا ہوا ہے کہ وہ ابھی ہاؤس ان آرڈر ہو نہیں سکتا تھا اور کچھ انہوں نے جو صورتحال ایک جو الارمنگ سچویشن جو لاہور میں پیدا ہو چکی اور وہ اس طرح سے کہ نون لیگ نے اپوزیشن والوں نے باقاعدہ ایم پی ایس کو جو ہے بھیڑ بکریوں کی طرح مختلف کمروں میں ہوٹلز کے لے کے بند کیا ہوا تھا. پہلے لگائے ہوئے تھے کہ وہ انٹریکشن نہ کر سکیں، مل نہ سکیں. اب یہ ڈیموکریسی کی حیثیت ہے، موقف آف ڈیموکریسی. یہ سچویشن اتنی خراب ہے اس کو بڑے احتیاط کرنی چاہیے اور ان تمام کو اس طرح خیال کرنا چاہیے کہ اور تمام ایم پی ایس جو ہیں وہ آنریبل ممبرس ہیں اور ان کو ان کا رائٹ ہے وہ ملیں کھلے طریقے سے اپنی زندگی گزاریں. یہ وہ جو چھانگا مانگا ڈاکٹرن ہے وہ ابھی تک ان کے ذہن سے نہیں نکلا. اسی طریقے سے وہی سلسلہ پھر دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہا ہے اتنے عرصے کے بعد. یہ بڑی ڈینجرس سچویشن ہے، اس کو احتیاط کرنی چاہیے ان کو. اور یہ اس طرح سے کوئی الیکٹ ہو کے نہ تو کوئی وہ اسپیکر بن جائے گا نہ کوئی چیف منسٹر بن سکتا ہے. جو طریقہ کار ہے وہ وہاں بھی ہوگا. اب وہاں انہوں نے باقاعدہ اسمبلی کی طرف سے وہ اب اگر 16 تاریخ کے لیے اس کو ہاؤس ایڈجنٹ کیا تو 16 تاریخ میں کتنا دن ہے بعد وہاں پہ اجلاس ہوگا اور اس کے بعد لیکن سر اپوزیشن کا موقف ہے کہ جب وزارت اعلیٰ کے لیے چناؤ ہونا ہو تو آپ اس کو اس طرح سے اجلاس کو بار بار ملتوی نہیں کر سکتے ایکسکیوز کر کے. نمبر 2 وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹ ان کیس تزئین مرمت کے لیے مرمت وغیرہ کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس اگر ہال اگر نہیں بھی اویلیبل تھا تو کسی اور جگہ پہ یہ اجلاس کیا جا سکتا ہے. تو اس صورت نہیں بالکل بھی نہیں ہے، ایسی غلط بات ہے. وہ کوشچن تو یہ ہے کہ آرٹیکل 25 کو پڑھیے. آرٹیکل اس کا جو ہے پنجاب اسمبلی کے رولز جو ہیں وہ رول 25 رول 14 رول 210 وہ اختیارات جو ہیں ایمپل پاور جو ہیں وہ اجلاس کو ملتوی کیا جا سکتا ہے اور اس کو ایک کے بعد دوسری دفعہ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ یہ اتنے دنوں میں ہوگا. ٹائم لمٹ کہیں پہ بھی نہیں، کہیں پہ ٹائم لمٹ نہیں فکس ہوئی کہ 5 دن میں ہوگا. لیکن احمد اویس صاحب آپ نے سپریم کورٹ میں فرمایا کہ 6 اپریل کا جو اجلاس ہوگا وہ قانونی ہوگا، وہ لیگل ہوگا. ہاں تو وہ 6 تاریخ کو وہ اجلاس انہوں نے آگے ملتوی کر دیا نا، اس کو 16 کو لیے کر دیا. ٹھیک ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ اس کے اندر جو فرنیچر کی توڑ پھوڑ ہوئی ہے وہ ہاؤس جو تھا وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہاں پہ اجلاس ہو سکے. ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی نجی ہوٹل میں ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے وہاں پہ جس طرح سے وزارت اعلیٰ کے لیے چناؤ ہوا ہے قرارداد وہ سارا پروسیس جو ہے وہ انلیگل ہے اور اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے. رائٹ؟ بالکل بھی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی اس کی آئینی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کل سپریم کورٹ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی کہ سپریم کورٹ؟ میرا خیال ہے سپریم کورٹ نے تو آج ہی کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس یہ ایک میٹر کو سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور یا تو ہم اس کیس کو آپ کی پٹیشن جو ہے اس کو کسی اور بینچ میں ٹرانسفر کر دیں یا اس کو لاہور ہائی کورٹ ریفر کر دیں. ہائی کورٹ میں کریں ہم جا کے. جی بالکل. تو کل آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کوئی اور بینچ اس کو سنے گا یا پھر لاہور ہائی کورٹ ریفر کر دیا جائے گا؟ کیونکہ نون لیگ نے بھی کہا ہے، نون لیگ کی بھی سوچ ہے کہ جو آج ہمارا اجلاس ہوا ہے نون لیگ کہہ رہی کہ یہ آئینی ہے، قانونی ہے اور اس کی ویلیڈیشن پھر ہم عدالت سے بھی کروائیں گے. نہیں یہ تو دیکھا نا، یہ تو انارکی کی طرف جا رہے ہیں. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو بالکل وہ جس طرح سے ضیاء الحق نے کسی زمانے میں کہا تھا نا کہ وٹ از دس کانسٹیٹیوشن از اے بک لیٹ آف 10 to 12 pages, I can tear it out any time. یہ تو وہ بات کر رہے ہیں اس وقت.
ये कानून और आइन की कहाँ बात करते हैं? इसका मतलब है कि ये अंदर से इनके अंदर कोई हैसियत नहीं है, कोई ताजीम नहीं है ठीक। आइन की कि ये निज़ाम किस तरह मुल्क का चलेगा। ये तो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक निज़ाम चलाना चाह रहे हैं। तो ठीक। किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता किसी भी सिविलाइज हुकूमत मुल्क के अंदर। और ठीक। पाकिस्तान को सिविलाइज शक्ल में ही हमने एक देखना है कि ठीक। हमने इसको रूइन कर देना है, इसकी हर चीज को तबाह कर देना है। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट जनरल पंजाब एडवोकेट अहमद अवैस साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अब वापस आते हैं अपने प्रोग्राम के पैनल की तरफ। एक बार फिर इंट्रोडक्शन, मुस्लिम लीग नून के मरकजी सरकर्दा रहनुमा MNA हैं खेलदास कोहस्तानी साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सरकर्दा रहनुमा MPA हैं सूबाई वजीर हैं शैला रजा साहिबा, वो ज्वाइन कर रही हैं। और थोड़ी ही देर में हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफी और तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब। खेलदास कोहस्तानी साहब, अपनी मर्जी का इजलास बुला रहे हैं आप, गैर आईनी इजलास बुलवा रहे हैं, गैर कानूनी इजलास बुलवा रहे हैं। पंजाब असेंबली में खुद ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि जी हम वजीर आला पंजाब बन गए। इस तरह थोड़ी होता है आइन में। एडवोकेट जनरल की गुफ्तगू आपने सुन ली। गरीदा, बड़ी मेहरबानी। देखें, एक वफाक नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर था जिसने आइन को पायमाल किया, आइन की धज्जियां उड़ाई गई। हमने 99 में, हम छोटे थे, हमने कू देखा था कि इमारत पे हम चढ़ाई हो गई, कब्जा किया गया, आइन को तोड़ा गया। मगर कल जो संडे को हमने पार्लियामेंट के अंदर रुकन की हैसियत से मैंने अंदर देखा, जिस तरह सिविलियन मार्शाला लगा, एक डिप्टी जिस तरह उसको पढ़ के उन्होंने जिस तरह आइन को पामाल किया है, तो धज्जियां जिस तरह उड़ाई गई आइन की, मुझे बहुत अफसोस है कि जो नए शेप में हम जो सिविल मार्शाला देख रहे हैं। आप दूसरा डिप्टी स्पीकर पंजाब का, एक ने आइन वफाक में पामाल किया, दूसरा आइन की पासदारी कर रहा है। आज मैंने डिप्टी स्पीकर को सुना पंजाब के, उन्होंने कहा कि मैंने कल जो पंजाब के जो मौजूद साहब अभी बात कर रहे थे, उनसे मेरी फोन पे बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में कह के आया हूँ इजलास बुलाना है। उसके कहने पे मैंने कॉल की और उसके हुक्म को सुबह उसके सेक्रेटरी ने नहीं माना। ये है आइन इस मुल्क में इस वक्त नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि जिस पार्लियामेंट्री प्रोसेस से आपको फायदा होता हो वो आईनी है, और जिससे आपको नुकसान होता हो या जो आपकी फेवर का ना हो वो गैर आईनी है। राइट? ये हम ये कह रहे हैं कि वफाक पंजाब में वही कर रहा है जो उन्होंने मरकज में किया है। उसी तरह पंजाब में आइन को पामाल करने स्पीकर के जरिए और डिप्टी स्पीकर के तमाम अहकामात को मुस्तरद किया गया, उसके जो अथॉरिटी थी उसको चैलेंज किया गया, उसके हुक्म को नहीं माना गया। तो ये आइन की कौन? लेकिन आपने एडवोकेट जनरल साहब को सुन लिया ना, वो कह रहे हैं कि जो आपने एक मकामी होटल में बुलाया है इजलास, इसकी कोई लीगैलिटी नहीं है, इसकी आईनी हैसियत कोई नहीं है। और मोहन सलाही ने भी कह दिया कि जी आपको निजी होटल का वज़ीर आला बनना मुबारक हो। मोहन सलाही की कोई हैसियत नहीं है कि उसके कमेंट से कोई होगा, ये तो वक्त फैसला करेगा। मोहन सलाही को ये मैं बता देता हूँ कि आप परवेज इलाही अब सारी जिंदगी चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं बन सके, ये उनकी ख्वाहिश ही रहेगी। जो उसने अपनी सियासत तबाह की, अपने खानदान की भी सियासत तबाह कर दी है। मुझे बड़ा रहम आता है मोहन सलाही पे। बात ये कि जिस तरह लेकिन कमिंग बैक टू अ सीरियस डिस्कशन, जो अभी एडवोकेट जनरल साहब कहते हैं कि आप लोग एनआरकी की तरफ जा रहे हैं, तो आप लोगों के इन इकदामात की वजह से खुदा ना खास्ता गवर्नर राज अगर लग गया पंजाब में तो क्या? मैं कहता हूँ जितना सब्र अपोजिशन ने उस इतवार के दिन से आज तक, जितनी हम जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हमारी मौजूद जो बड़ी सुप्रीम कोर्ट है वहां से हमें रिलीफ मिलेगा, जमहूरियत को रिलीफ मिलेगा, आइन को रिलीफ मिलेगा। ये आइन का केस है, ये पाकिस्तान का केस है। तो हम तो बड़ा सब्र से बैठे हुए ये चाहते हैं कि इंतशार हो। इन्होंने देखें, प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो किस हैसियत से सारे सरकारी जो उसको मुझे सिर्फ ये बताए, इस मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं है बकौल उसके आर्डर के, वो तमाम पावर एंजॉय कर रहा है, पीटीवी को एंजॉय कर रहा है। और दूसरा वो अपोजिशन को सदर को कह रहा है, स्पीकर गद्दारों को लिख रहा है। और दूसरी बात जो हमारे माथे पे रशीद साहब ने मुझे ज्वाइन किया, इसी पे वापस आते हैं। शैला रज़ा साहिबा, आपकी भी इजाजत से आप इंतजार कर रही हैं, आपके पास मैं दोबारा भी आती हूँ। लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, साबिक विफाकी वजीर रह चुके हैं, जनाब परवेज रशीद साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम सर परवेज रशीद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। आप इस वक्त बहुत मसरूफ भी हैं, आप लोग इजलास में वो मौजूद थे, इजलास में करारदाद पेश कर दी गई। हमजा शहबाज मुस्लिम लीग नून के मुताबिक इस इजलास के जरिए वजारत आला के लिए वजीर आला पंजाब जो है वो बन चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारी एडवोकेट जनरल पंजाब से गुफ्तगू हो रही थी, वो कहते कि इस इजलास की निजी होटल में होने वाले इजलास और जितने मर्जी आप वजीर आला बनवा लें, इसकी लीगैलिटी, इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है। परवेज रशीद साहब
پہلی بات تو یہ ہے کہ قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، ان کا اجلاس کسی بھی جگہ منعقد کیا جا سکتا ہے، اور یہ اجلاس ڈپٹی اسپیکر صاحب نے سمن کیا تھا. ڈپٹی اسپیکر اس وقت ایکٹنگ اسپیکر کے طور پر کام کر رہے ہیں، کیونکہ اسپیکر جو ہیں وہ خود امیدوار بن چکے ہیں چیف منسٹرشپ کے لیے. اس لیے ڈپٹی اسپیکر نے اس کو اجلاس کو سمن کیا. اس کی قانونی حیثیت تو موجود ہے، اور اسی جگہ پہ کرونا کے دوران بھی اجلاس ہوتے رہے ہیں. کورونا کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وبائی مرض تھا، ایک آفت تھی جو آئی ہوئی تھی. یہ اجلاس بھی مجبوراً اس لیے منعقد کرنا پڑا کہ جو عمارت ہے صوبائی اسمبلی کی، اس پر بھی ایک آفت نازل ہو چکی ہے، اور وہ آفت سمجھیں کہ کورونا کی طرح کی ایک آفت سے زیادہ بڑی آفت ہے کہ اس پہ غیر آئینی طور پر، غیر قانونی طور پر اس کی عمارت کو سیل کیا گیا ہے، اور اراکین اسمبلی کو وہاں پہ داخل نہیں ہونے دیا گیا. لہذا اس کی قانونی حیثیت تو بالکل درست ہے. لیکن اگر اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور پھر سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ پینڈنگ ہے، بے شک اسپیکر جو ہیں پرویز الہی اس وقت وزارت اعلیٰ پنجاب کے امیدوار ہیں، لیکن ان کے اختیارات ختم تو نہیں ہو گئے. یہی موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کا بھی اور کاف لیگ کا بھی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پھر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ نے ابھی اس معاملے کا فیصلہ کرنا ہے. سو یہ ساری چیزیں مل کے آپ سمجھتے ہیں کہ جو جتنا بھی پروسیجرل معاملات ہیں، جتنی بھی لیگلٹیز ہیں، نوٹیفیکیشن ہو سکتا ہے، حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کا سنبھال سکتے ہیں وہ وزارت اعلیٰ پنجاب کا آفس؟ دیکھیے، آج یہاں پہ 199 اراکین اسمبلی موجود تھے، اور جو محترمہ اجلاس کی صدارت فرما رہی تھیں، ان کا ووٹ بھی اگر کاؤنٹ کیا جائے تو 200 اراکین صوبائی اسمبلی یہاں پہ موجود تھے. تو اکثریت نے حمزہ کو اپنا لیڈر آف دی ہاؤس منتخب کیا ہے. اس کی ڈی جیورو طور پر تو حمزہ چیف منسٹر پنجاب منتخب ہو گئے. اب ڈی فیکٹو بنانے کے لیے اگر کچھ دوبارہ کاروائی کرنی پڑے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کر لی جائے گی، اور جس کے پاس اکثریت جو کہ حمزہ کے پاس ہے، وہی اس کے ڈی جیورو اور ڈی فیکٹو دونوں چیف منسٹر کی حیثیت حمزہ کو مل جائے گی. یعنی کہ سبجیکٹ ٹو دی آرڈر آف دی کورٹ. ابھی تو یہ معاملہ عدالت میں نہیں گیا. صوبائی اسمبلی پنجاب اسمبلی کا معاملہ تو ابھی عدالت میں صبح ہائی کورٹ میں جائیں گے، اور صبح ہائی کورٹ میں ہماری وہاں پہ یہ درخواست ہوگی کہ ان معاملات کو دیکھے. لیکن اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس تو حمزہ اس لیے منتخب ہو گئے کہ زیادہ اکثریت جو ہے ان کے ساتھ ہے، اور اگر دوسرے فریق کے پاس اکثریت ہوتی تو انہیں آج اسمبلی کی خاردار تاریں لگا کے اور گیٹ جو ہیں ان کو بند کر کے چھپ کے نہ بیٹھنا پڑتا، اور وہ شفاف طریقے سے انتخاب میں حصہ لیتے. ان کی یہ جو غیر جمہوری، غیر قانونی، غیر اخلاقی فعل ہے، وہ بذات خود ان کی شکست کی تصویر ہے. یعنی کہ صاحب پرویز صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ صبح نون لیگ لاہور ہائی کورٹ میں جائے گی اور عدالت سے لیگل کور لے گی جو آج نجی ہوٹل میں اجلاس ہوا ہے. ہمارے وکلا جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں ضرور جائیں گے اور ہائی کورٹ کو یہ بتائیں گے کہ جو اجلاس آج منعقد ہونا تھا اس کو صوبائی اسمبلی کی عمارت میں منعقد نہیں ہونے دیا گیا. اس کے بعد جو بھی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ تو ہم سب کے لیے اس کو تسلیم کریں گے. لیکن جہاں تک اکثریت کا تعلق ہے وہ حمزہ نے آج کیمرہ کے سامنے اور صحافیوں کے سامنے پیش کر دی، اور سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اکثریت حمزہ شریف کے پاس ہے. لیکن سر پرویز صاحب اکثریت تو قومی اسمبلی میں بھی تھی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اپوزیشن کے پاس، لیکن وہ جو ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے اور بدقسمتی سے وہ تاریخ کا حصہ ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، پنجاب میں گورنر راج اگر پاکستان تحریک انصاف اس آپشن کو استعمال کر لیتی ہے، اس وقت عمران خان پرائم منسٹر ہیں، دین واٹ سر؟ تو پھر اس سے بحران میں اضافہ ہوگا. جتنے غیر آئینی اقدام وہ اٹھائیں گے اس سے بحران میں اضافہ کریں گے، اور انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس طرح کے غیر آئینی اقدام ان سے پہلے مشرف صاحب نے بھی اٹھائے تھے، اور پھر انہیں ان تمام کی قیمت ادا کرنی پڑی تھی. جو آج یہ غیر آئینی اقدام کریں گے انہیں بھی مشرف کی طرح اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی.
सर, कल पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम अब नेक्स्ट मुत्तहिदा अपोजिशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि अब नेक्स्ट केपी में भी और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी तहारीक अदम एतमाद लाई जाएं। सर, इस हवाले से नून लीग ने कोई सोच सामने रखी है, कोई कुछ सोचा है इस हवाले से? इस पे जी पीडीएम के जो सरबराह हैं उनका इजलास में गौर किया जाएगा और उनकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तजवीज है यकीनन वो एक अच्छी तजवीज है और मैं तो उसकी हमायत करता हूँ, लेकिन बहरहाल फैसला पीडीएम के सरबराही इजलास में ही होगा। ठीक है सर, जो मरकज की सिचुएशन है, जो कौमी असेंबली की सिचुएशन है, उस पर ज़ाहिर है सब पूरी कौम इंतजार कर रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ सदर वज़ीर आज़म बहुत बरक रफ्तारी से स्पीकर समेत आगे बढ़ रहे हैं। अब उन्होंने एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने के लिए आपसे नाम मांग लिए हैं, पहले निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम मांगे थे, तो ये सब चीज़ों के नाम खासतौर पर निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने कुछ सोचा? बिकॉज अल्टीमेटली नाम तो आप लोगों ने देने हैं सर। नहीं, हम समझते हैं कि इनके तमाम इकदाम जो इस वक्त तक हैं वो गैर कानूनी है और हम उनकी किसी गैर कानूनी काम का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। और अगर सर सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसे मामलात आ जाते हैं कि इमीडिएटली इलेक्शन में ही जाना पड़े सियासी जमातों को, तो फिर तो आप लोगों को बैठना पड़ेगा ना इस वक्त? मेरा ख्याल है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। किसी मफरूजे पे अपना कोई हल नहीं निकाला जा सकता। ठीक सर, पाँच दिन से हम सब इंतजार कर रहे हैं, पूरी कौम इंतजार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया परवेज रशीद साहब, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते आपसे वीडियो पर नशिस्त रहेगी और तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका होगा, चीजें बहुत हद तक वाज़ेह हो चुकी होंगी। शायद रजा साहब आपसे माजरत, एक ब्रेक का वक्त, आपसे इजाजत लेके एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं। शायद रजा साहिबा से ही सवाल जवाब का आगाज करते हैं। इसके अलावा सीनियर सहाफी तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं और खेलदास कोस्तानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है इफ्तिखार अहमद साहब, खेलदास कोहिस्तानी साहब और शहला रजा साहिबा। शहला साहिबा बहुत माजरत, आपके पास जरा पहले आना था, लेकिन चीजें सब आपके सामने, प्रोग्राम की लाइव प्रोग्राम है। दूसरा, अब द फ्लोर इज योर्स, द टाइम इज योर्स। आप ये बताइए, अब हुकूमत का ये इल्जाम है, जो साबिका हुकूमत है जिसके इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उनका अभी तक यही इल्जाम है कि इस वक्त मुल्क में जितनी भी एनआरकी है, इंक्लूडिंग मरकज में, सेंटर में और पंजाब में, इस वक्त जो भी सिचुएशन डेवलप हो रही है, इसकी जिम्मेदार अपोजिशन है, क्योंकि आप लोगों ने बैरूनी साजिश से अदम एतमाद लाके पूरे मुल्क की इस वक्त जो सलामती है, पूरे मुल्क का जो इस्तेहकाम है, उसको खतरे में डाल दिया। पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है। अच्छा, बहुत शुक्रिया गरीदा। मैं दो बातों पे बात करूंगी। देखिए, अटॉर्नी जनरल साहब आए वहां से, पंजाब से, उन्होंने जो भी उसकी लीगल हैसियत दी उसको परवेज रशीद साहब ने कह दिया कि हम सुबह उसको ले जा रहे हैं पंजाब हाई कोर्ट में। लेकिन एक बात मुझे मालूम है कि इजलास किसी भी जगह बुलाया जा सकता है और यही हमारा उस वक्त था कि OIC अगर है तो आप कहीं भी बुला लेते, और वो तो उससे पहले भी बुलाया जा सकता था। लेकिन एक अटॉर्नी जनरल को ये राइट नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज की इस बात पर बात करे कि फलाने को रखा हुआ है और फला कैद है और वो खरीदा गया है। ये आपका राइट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और देखें, आजकल कोई भी काका मुन्ना नहीं है, ना कोई किसी से डरा हुआ है। अभी होटल में उन्होंने अपने नंबर्स जो हैं वो पूरे दिखाए। कोई भी उठ के ये कह सकता था मुझे जबरदस्ती रखा हुआ है, मेरे साथ ये हो रहा है। तो एक अटॉर्नी जनरल को इस चीजों पे नहीं बात करनी चाहिए थी, वो इसकी लीगल हैसियत पे बात कर लेते तो थोड़ी सी मुझे और उनकी इज्जत हो जाती। दूसरे, मुझे एक बात ये पूछनी थी कि ये जो आज हमने देखा कि लाहौर पंजाब की असेंबली पे जो है बाढ़ लगाई गई और ये सब हुआ, तो ये किसके हुक्म से हुआ? और इसका एकदम से बजट कैसे अप्रूव हुआ? किसी भी गवर्नमेंट के काम को इस तरह नहीं किया जाता है। उस पे ताला क्यों लगाया गया? चलिए जी, जो मरकज में हुआ, जिसकी वजह हमने, जो एनआरकी है मुल्क में, जिसकी वजह हमें करार दे रहे हैं कि हम बैरूनी साजिश के आलाए कार थे। पंजाब में किसकी साजिश है? कौन इसका आलाए कार है? ये बताएं। और दूसरी बात यह है कि अगर पंजाब में साजिश थी, मैंने आपका भी ट्वीट देखा जिसमें आपने बड़े वजाहत की है कि जनाब सिक्योरिटी काउंसिल्स के सिक्योरिटी कमेटी के ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने ये वजाहत की है कि कोई शवाहिद नहीं मिले, कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम हैं गद्दार, हमारे लीडर्स हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, हम भी हैं, वो 178 जो हैं उनके सारे वोटर्स भी उनके साथ खड़े, हम भी हैं, ठीक है। तो बेहतर ये था कि आप बहैसियत वजीर आजम
हमारी गिरफ्तारी का ऑर्डर कर देते। और क्या अगर गद्दारी होती तो अभिनंदन को जब गिरा उसका जहाज और उसको शहरी ने कब्जा किया, उसके नाक को भी तोड़ा, और वहां पे जब उसको पहुंच के अरेस्ट किया गया तो क्या वजीर आजम से पूछा गया था? कुछ भी नहीं। गद्दार को तो इस तरह पकड़ लेते हैं, जो आपके मुल्क में इंटरवेंशन करे, इस तरह से उसके आलाकार को, जो उसके साथी हो, इस तरह पकड़ लिया जाता है। तो आपने एक बहैसियत वजीर आजम जब ये आप ऐलानात कर सकते हैं कि मैं जब वजीर आजम नहीं थे तो ये कहते थे कि मैं वजीर आजम बनूंगा तो ये जेल में होंगे, और हम फिर जेल में गए हमारे लोग। फिर आपने कहा मैं इनके हीटर, इनके एसी, जो मौसम के हिसाब से फैसिलिटेशंस होती है वो हटा दूंगा। तो आपने इतनी बड़ी चीज के पाकिस्तान के गद्दार, आपके तो नहीं थे ना गद्दार चले, आप तो एक वजीर आजम थे, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। आपने बहैसियत वजीर आजम और तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो इन सारे मैटर्स को देखती हैं, वजारत दफा, ये सब, इन्हें तो फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। जब आप इतने इंतकामी है कि फरियाल साहिबा को हॉस्पिटल नैब ले गए और आपने चांद रात को उनको वापस खींच के 12:30 बजे पता नहीं कौन से हुक्म से जेल पहुंचाया, तो इन सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, हम सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। आपने उस साजिश को लबैक कह के अपनी हुकूमत गिरा दी, और अभी तक मुझे नहीं मालूम कि ये नोटिफाइड है या नहीं, क्योंकि कल ये डिस्कशन में आया था कि वो लेटर नहीं देखा गया कि जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन तो अभी तक नहीं आया। वज़ीर आज़म इमरान खान का एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नहीं जारी किया नोटिफिकेशन। और उससे बड़ी बात यह है कि अगर आपने ये कर दिया था जिसकी जिम्मेदारी आप हमें दे रहे हैं, तो जिम्मेदारों से, गद्दारों से आप जो है वो सदर मुमलिकत ये कह रहे हैं कि इनसे मशावरत करो ताकि ये गद्दार फिर इलेक्शन में जीते। ऐसे ख्वाब तो आपके पूरे नहीं हो सकते ना कि आप पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप कर जाएंगे, कोई भी एक गद्दार में से नहीं जीतेगा। आपके पास तो रात खाने पे 140 थे, सुबह में 80 रह गए, उसके बाद असद कैसर भी गए। जो पार्टी लीरो हो रही हो, जो एहतजाज की और खुशियों की कॉल दे रही हो, उसमें लोग ना आ रहे हो, तो आप कैसे गद्दारों से जो है वो मशावरत कर रहे हैं हर चीज की? क्या कौन सी कमेटी, कौन सी हुकूमती कमेटी? आप तो खुद हुकूमत नहीं रहे, कौन सी हुकूमती कमेटी? क्यों आपके लोग गद्दारों से मशावरत करेंगे? तो ये अनारकी तो आप फैलाना चाह रहे हैं, पंजाब में फैलाई, आज सिंध में चाह रहे थे आप, लेकिन हमने ब्यूटीफुल असेंबली में हुआ सही कर दिया। तो थोड़ा सा अपनी अदाओं पे गौर कर लें। ठीक। इफ्तिखार अहमद साहब, सर आप क्या कहते हैं? आपको ये सारी सिचुएशन, आपको ये सारा माहौल, आप पाकिस्तान की सियासत की तारीख के बहुत अच्छी तरह आगाह हैं, बहुत से सियासी इवेंट्स के आप गवाह भी हैं खुद भी, ये कहाँ आपको सिचुएशन जाती हुई नजर आ रही है? ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान में? यहाँ से आपको कोई इस केओस में से ऑर्डर निकलता हुआ नजर आ रहा है, या खुदा न खास्ता हम मजीद बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं? और आपको नजर क्या आता है कि इस सारे बहरान का अब आगे हल क्या है? अदम एतमाद पे दोबारा वोटिंग हो, असेंबली दोबारा से बहाल हो, या फिर सीधा इलेक्शन में ही जाना चाहिए? इफ्तिखार अहमद साहब, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो आपके इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि ये बड़ी अहम बात है कि 199 कौमी असेंबली के अरकान को अगर आप ये कह दें कि वो मुहब्बुल वतन नहीं है, तो ये बहुत अनहोनी बात है। बगैर कोई मुकदमा चलाए, बगैर उनको सफाई का मौका दिए, बगैर कुछ के, ये तो एक जुर्म है। और उन लोगों की उनकी सारी सियासी जिंदगी को खत्म करने की एक साजिश है, और उनके वोटों को डिसफ्रेंचाइज करने के बराबर है। 199 लोग जो मेंबर हैं, उसमें तमाम सूबों की मेंबर हैं। मुझे नहीं समझ आती किसने इनको ये पट्टी पढ़ाई कि ऐसा करो, क्योंकि ये मसला जब तक तय नहीं करेगी अदालत उन 199 के बारे में, आर्टिकल 5 के तहत जो फरमाया, तो सूरी साहब ने जो लिखा हुआ था, पहले से लिखा हुआ एक ऑर्डर था जिसके नीचे नाम भी उनका नहीं था, नाम उसका था जो स्पीकर है, क्या नाम है उसका, स्पीकर का नाम क्या है? असद कैसर साहब। असद कैसर का नाम वो पढ़ गए। क्या खूबसूरत खेल थी। एक आदमी ने एक जगह पे मीटिंग हुई, मीटिंग में ये तय हुआ कि एक शख्स अपनी जेब से पर्चियां निकालेगा, वो पर्चियां पढ़ेगा, और दूसरा आदमी जो प्रिजाइड कर रहा है वो एक तहरीरी पढ़ के भाग जाएगा। ये क्या है? 199 इलेक्टेड लोगों के साथ ये मजाक, ये उनकी अच्छा, एक मिनट इफ्तिखार साहब, आप 199 का तो मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन जो 140 जो कि हुकूमत के साथ थे, इमरान खान के साथ थे, कम से कम वो भी तो ये समझते हैं ना कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही थी। वो भी तो वोटर्स लेके आए हैं ना सर, उनके साथ भी तो करोड़ों का वोटर है ना। गरीदा साहब, बातें करनी बड़ी आसान है। साजिश हो रही थी तो साजिश लेके आओ ना।
केस बनाओ, मुकदमा लाओ, लोगों को गिरफ्तार करो, ट्रायल करो, उनको सफाई का मौका दो, फिर फैसला होगा ना। एक शख्स कैसे ये फैसला कर सकता है? उसने तो पूरे के पूरे आईनी सिस्टम को तबाह करके रख दिया। देखो सर, बुलाया था ना नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में, अपोजिशन ही नहीं गई। एक मिनट, क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने क्या कहा? सर, उसने अमेरिका का नाम लिया। नहीं सर, वहाँ पे अपोजिशन को बुलाया गया था ना, अपोजिशन गई नहीं। ये क्या बात है अपोजिशन को बुलाया गया? आप कंफ्यूज कर रही हैं दो चीजों को। एक नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी वो है जिसमें 3 अपना हमारे जो ये सरबराह होते हैं फौज के वो थे, और ये प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे और कुछ लोग थे। उसका जो अलामिया जारी हुआ है, उस अलामिये में मुझे बताओ, उस मुल्क का नाम भी नहीं है जिस मुल्क का नाम ये लिए फिरते हैं। उसमें एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है कि बाहर से पैसा आया, बाहर से कोई साजिश हुई। ऐसा मत करो, ये मुल्क है, ये किसी का राजवाड़ा नहीं है, इसके साथ खिलवाड़ मत करो। ये आइन एक दफा बिगड़ गया, ये दोबारा नहीं बन पाएगा, ये मैं साफ कह रहा हूँ। इफ्तिखार साहब, आपको सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्को आते हैं, और आप समझते हैं कि ये मामला इतना गंभीर था कि सुप्रीम कोर्ट जितना वक्त ले रही है इसको समझने में, इसको जानने में, इसको परखने में, ये बिल्कुल दुरुस्त है? आपको लगता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या मुमकिन तौर पर क्या चीज सामने आ सकती है? सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है ठीक कर रही है। अच्छा, जो जांच रही है, जो परख रही है, जो समझ रही है, यही उसको करना चाहिए। ठीक, क्योंकि इसको किए बगैर अगर उसको फैसला देगी तो उस फैसले के बारे में भी मेरा रद्द-ए-अमल ऐसा ही होगा जैसा मेरा सूरी के फैसले के बारे में रद्द-ए-अमल है। आप लोगों को सुने बगैर फैसले नहीं दे सकते, और जो सुन रहे हैं उनको सुनने दीजिए, और फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक, पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी होगी। और भाई अब तो ये हो गया, आमर आए वो असेंबली को डिसॉल्व करके तोड़ने के बाद आइन को सस्पेंड कर सके, आइन को एब्रोगेट नहीं कर सके। कोई शख्स अब आइन को एब्रोगेट नहीं कर सकेगा। ठीक, कोई खुदा करे कि ऐसा ही हो। इफ्तिखार अहमद साहब, आप जितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, खुदा करे कि ऐसा ही हो, वरना पाकिस्तान की 17 साल से ज्यादा की तारीख भी हमारे साथ मौजूद है। सर, चूंकि लाइव प्रोग्राम में इंटरप्ट कर रही हूँ आपको एक ब्रेक के लिए, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। शहला रजा साहिबा, इफ्तिखार अहमद साहब और खेलदास कोस्तानी साहब मौजूद हैं जिनसे हम सवाल करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस प्लीज। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं खेलदास कोहिस्तानी साहब, शहला रजा साहिबा और इफ्तिखार अहमद साहब। खेलदास साहब, इस वक्त सारे के सारे आईनी बहरान का हल क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आ जाता है, लेकिन उसके बाद सारे पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। पिछले 5 दिनों में डॉलर का रेट आप देख लें कहां पर पहुंचा है, स्टॉक मार्केट की सिचुएशन आप देख लें, IMF ने अगला कर्जा जो है लॉन्च करने से इनकार कर दिया है। अभी तक तो किसी की नजर ही नहीं जा रही कि मईशत का बेड़ा गर्क क्या हो रहा है इन 5 दिनों के दौरान, या कम अज कम पिछले 1 महीने के दौरान। बट ये चीजें ठीक तो करनी है ना, तो इसका सारे का सारा आईनी बहरान का हल क्या है कि फौरन इलेक्शन में जाएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? देखिए, हमारी पार्टी की जदोजहद और नवाज शरीफ साहब की जदोजहद इसी पे है कि आइन की हुर्मत के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। हम चाहते हैं इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो। जब तक इस मुल्क में आइन और हुक्मरानी कानून की नहीं होगी, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। अब जब आइन को पामाल किया गया है, हमें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद है कि उस जो ऑर्डर है उसको रिव्यूज किया जाएगा। और देखें, अगरचे ये कल फिर यही अगर होता रहा तो मुझे बताए कौन सी पार्लियामेंट आके चलेगी। ये 52 भी एक हाथ में आ गया नए चेहरे के साथ, 52 डिप्टी स्पीकर उठेगा और आके पार्लियामेंट को तोड़ देगा। फिर कल कोई नहीं ये पार्लियामेंट चला सकेगा, कोई हुकूमत नहीं अपना टाइम पूरा कर सकेगी। अवाम के वोट के जो बेतौकीरी होती रहेगी। तो हम तो चाहते हैं वोट की इज्जत हो, पार्लियामेंट की इज्जत हो। अगर इस तरह किया गया है, कल डिप्टी स्पीकर को मेरा चेहरा पसंद ना आए, मैं कल एहतजाज कर रहा हूँ, वो उधर पिस्टल निकाल के मुझे गोली मार ले और फिर करें कि डिप्टी स्पीकर को रूलिंग है और उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, ये तो नहीं हो सकता। तो आइन हमारे लिए सबसे मुक़द्दस है। इस मुल्क में जब तक आइन की बालादस्ती नहीं होगी, कानून की बालादस्ती होगी, ये सारे मसाइल पार्लियामेंट में हल होंगे। डॉलर हो, कोई भी मुआशी बहरान हो, ये पार्लियामेंट को सारी चीजें देखनी है। अगर आइन नहीं है तो मुझे बताएं, जिस तरह डॉलर बढ़ रहा है, बाकी इश्यूज जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, कल कोई किसी को नहीं मानेगा अगर आइन नहीं है। तो ये आइन का होना, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना हम सबका फर्ज है। और सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है वो भी आइन की बालादस्ती की बात करती है। तो हम समझते हैं कि हम जाएंगे दोबारा
اور پارلیمنٹ میں ہم قائد ایوان نیا منتخب کریں گے. ہم نے اکثریت شو کر دیے. آج خود میں بات نہیں کرنا چاہتا جو ہیئرنگ ہو رہی ہے, مگر کہا گیا ہے کہ ان کی اکثریت تھی, تو ہم نے اکثریت ثابت کر دی ہے. الیکشن ہمارا PMLN کا تو موقف ہے, ہم تو چاہتے تھے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, مگر اس طرح الیکشن نہ ہو جو ہم آئین کو پامال کر کے ہم الیکشن میں تو نہیں جائیں گے. ہم اپنے ماتھے پہ غداری کا ٹیکا لگا کے نہیں جائیں گے. ہاں, جس طرح افتخار صاحب نے کہا کہ اگرچہ حکومت کے پاس شواہد ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ جو مجھ سمیت 199 جو ممبران ہیں, آپ چلاتے کیس. آپ کہتے تھے نا عمران خان کا تو خواب تھا میں ان سب کو جیل میں ڈال دوں گا, تو آپ ڈالتے تھے. آپ کو موقع ملا تھا, اتنے غدار آپ کو ملے تھے, آپ پورا غداروں کو جیل میں ڈال دیتے, تو آپ کے پاس اختیار تھا. مجھے یہ بتایا جائے کہ عمران خان کس حیثیت میں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. یہ غیر قانونی غیر آئینی عمل ہے. اس کا ہم نے مشرف کو نہیں چھوڑا, PMLN کی لیڈرشپ نے اس کی قیمت ادا کی ہے, قیمت ادا کی, مگر ہم نے آئین توڑنے والے کو اپنے کٹہرے میں اس کو کھڑا کیا. تو عمران خان جانے بھی تو آپ کی حکومت نے ہی دیا تھا نا. میں کہتا ہوں بات لمبی ہو جائے گی, ہم نے قیمت بھری ہے, اور ہم عمران خان, سوری صاحب, اسد کیسر, فواد چودھری, اور اس کے بعد کوئی عارف الوی صاحب, اور کوئی نہ آنے والی طاقت جو ابھی تک عمران کے پیچھے ہے. انشاءاللہ تاریخ اور وقت ثابت کرے گا کہ اس اسکرپٹ میں کون کون ہے. ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. یہ بڑی بات کر رہے ہیں آپ, خاص طور پہ نظر آنے والی طاقت کی. ایک آئی وش کے لائیو پروگرام کا وقت زیادہ ہوتا تو میں آپ سے اور پوچھ لیتی, بٹ شیلا صاحبہ, اگر ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ سپریم کورٹ کے کل کے ممکنہ فیصلے کے نتیجے میں اسمبلی بحال بھی ہو جاتی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے MNAs ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ فرض کریں, تصور کریں, ریزائن کر دیتے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر کا حکومت اپنی ختم کر دی, تو آپ لوگ ایک ایسی اسمبلی چلائیں گے, ایک ایسی اسمبلی سے وزیر اعظم منتخب کریں گے جہاں پہ اپوزیشن کا ایک بھی بندہ نہیں ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ سارے ماہر قوانین جنہوں نے ہر موقع پہ آئین کی تشریح کی ہے اور بڑے بڑے ججز نے اپنی مدد کے لیے ان کو بلایا ہے, وہ سب یہ رائے دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اسمبلی واپس آئے گی اور اس پہ جو والا نظریہ اپلائی نہیں ہوگا. اور خدا نہ خواستہ جو بھی فیصلہ آتا ہے ایسا کہ جس میں وہ نظریہ اپلائی ہو جاتا ہے, تو 64% آبادی نے آج ایک سروے آیا ہے, یہ کہا ہے کہ یہ لوگ ایسے نہیں ہیں. تو اگر یہ کہا جا رہا تھا کہ اپوزیشن نے استعفے دے دیے تو حکومت نے انتخابات کرا لے گی, تو پھر ہم بھی کرا لیں گے. اوکے, ٹھیک ہے. لائیو پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. افتخار احمد صاحب, سر آپ کا لاسٹ کمنٹ اس حوالے سے, الیکشن آپ کب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ ہوپ فلی بہت جلد, میرا خیال ہے کہ رمضان کے بعد, بجٹ کے فوراً بعد دیکھ رہا ہوں. میں ایک بات کہنا چاہوں گا جی ضرور آخر میں, کہ جو آرٹیکل 5 ہے نا, لوائلٹی ٹو دا اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشنل لا, جس کے تحت 199 الیکٹڈ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ لائل نہیں ہے, اس کے پارٹ 2 کو بھی اگر سوری صاحب پڑھنے کی تکلیف گوارا کر لیتے کہ obedience to the constitution and law is unviable obligation of every citizen wherever he may be and for every other person for the time being in Pakistan. تو obedience to the constitution تو انہوں نے کی نہیں, اور جب آپ obedience to constitution نہیں کرتے تو پھر ہائی ٹریجن میں لکھا ہوا ہے any person who abrogates or subvert or suspend or hold in abeyance or attempt or conspire or to abrogate or subvert or suspend in the constitution by the use of force or by any other unconstitutional means, تو اس کو یہ بھی پڑھنا چاہیے تھا. ٹھیک, بڑی نہیں, اس کو پڑھنا چاہیے تھا. ویری ویلڈ پوائنٹ اور بہت زبردست پوائنٹ افتخار احمد صاحب. ٹائم ختم ہو چکا ہے, کھیل دس. میں ایک بات اور بھی کہوں گی, بس ایک جملہ. جی شیلا صاحب, کیا آئندہ تمام لوگوں کے اوپر فیصلے عدالت کے بجائے اسپیکر صاحب اسمبلی میں کریں گے؟ عدالتوں کو بند کرنا ہوگا کیا؟ ٹھیک. غریدہ, عمران خان کو آپ کی طرف سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ مشرف کو بھی یہ بڑا گھمنڈ تھا کہ میں جب وہ دبئی سے آئے تھے تو انہوں نے کال دی تھی, اس کو 100 لوگ بھی ریسیو کرنے نہیں آئے تھے. انہوں نے 3 کالیں دیے, 100 لوگ بھی یہ جمع نہیں کر سکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام جو ہے وہ جمہوریت کے ساتھ ہے, اس ملک کو بنانے میں سب کی بالکل ہم اس کو ضمانت رد کر کے دکھائیں گے. بہت بہت شکریہ کھیل دس کوہستانی صاحب, شیلا رضا صاحبہ, افتخار احمد صاحب. یہ تھا آج کا پروگرام, دیکھنے کا بہت شکریہ. آج سے ٹمورو انشاءاللہ. اللہ حافظ.